Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss about sexual reproduction in fungi. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्ट ऑफ दी फंजाई के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर सेम ही है। सबके अंदर जो है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं और सबके अंदर मेयोसिस भी होती है। हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब कंप्लीट होती है जब मेयोसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। हमेशा ऐसा होता है कि दो मेटिंग टाइप्स जो हैं, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर होता है कि एक फादर होता है, एक मदर होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होती है और फिर उनकी मीटिंग होती है, देन रिप्रोडक्शन होती है। इन द सेम वे इसके अंदर भी दो मेटिंग टाइप्स जो हैं वो क्लोज आती हैं, उनका न्यूक्लियर मटीरियल जो है वो मिक्स होता है, उनके साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स होते हैं और फिर जो है नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जो है उसकी जनरेशन होती है। जो स्टेप्स हैं वो इस तरह से इसके होते हैं कि हमेशा पहले प्लाज्मोगेमी होती है, मतलब कि साइटोप्लाज्म दो टाइप्स का आपस में मिक्स होता है। प्लाज्मोगेमी के बाद फिर अगला स्टेप होता है जब उनके साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाते हैं, उसके बाद फिर उनके न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करते हैं जिसको, और न्यूक्लियाई के फ्यूज़ होने के बाद फिर ये प्रोसेस जो है वो आगे चलती है। फंजाई के तीन मेजर ग्रुप्स में से दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि बेसिडियोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स हैं, जिनके अंदर प्लाज्मोगेमी के फ़ौरन बाद कैरियोगेमी नहीं होती। बाकी ग्रुप्स के अंदर पहले प्लाज्मोगेमी होती है और प्लाज्मोगेमी के फ़ौरन बाद कैरियोगेमी होती है और फिर जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होती है। लेकिन बेसिडियोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स के अंदर प्लाज्मोगेमी के फ़ौरन बाद कैरियोगेमी नहीं होती। प्लाज्मोगेमी की अगर आपको डेफिनेशन आती है तो वो होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी एंड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी। तो बेसिडियोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स के अंदर प्लाज्मोगेमी के फ़ौरन बाद कैरियोगेमी नहीं होती, बल्कि जब दो टाइप्स के साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाते हैं उसके बाद उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अलग अलग ही रहते हैं, वो मिक्स नहीं होते और वो टाइप्स ऐसे ही फर्दर डिवाइड करती रहती हैं। और ऐसा हाइफे जिसके अंदर इस दो न्यूक्लियाई जो हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं, दो अलग अलग टाइप्स के न्यूक्लियाई एक जगह पर रहते हैं, उसको डाइकैरियोटिक कहते हैं। डाइकैरियोटिक और इसको हेटेरोकैरियोटिक भी कहते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि दो टाइप्स आती हैं, उनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो मिक्स होते हैं, उनके मिक्स होने के बाद उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं, दो टाइप्स के अलग-अलग न्यूक्लियाई जो होते हैं वो फ्यूज़ होके एक न्यूक्लियाई बना देते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि साइटोप्लाज्म जो हैं उनके मिक्स होने के बाद न्यूक्लियाई जो हैं वो मिक्स होने की जगह अलग अलग ही को एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसी टाइप्स जिनके अंदर दो अलग अलग न्यूक्लियाई जो हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं, आपस में फ्यूज़ होके एक न्यूक्लियाई नहीं बनाते, उसको डाइकैरियोटिक या हेटेरोकैरियोटिक कहते हैं। फंजाई के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको बेसिडियोस्पोर्स कहा जाता है। एस्कोमाइसीट्स के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। और इनके अंदर भी मेयोसिस होती है तो उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। और जिन बॉडीज़ के अंदर ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको फिर कहा जाता है, जैसे बेसिडियो स्पोर्स हैं वो जिस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसको बेसिडिया या बेसिडियोकार्प कहा जाता है। एस्कोस्पोर्स जिस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसको एस्की या एस्कोकार्प कहा जाता है। फंजाई की नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। फंजाई को 4 मेन ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है और ये क्लासिफिकेशन इन ग्रुप्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बेस पे किया गया है और हर ग्रुप के अंदर रिप्रोडक्शन का मेथड अलग है, उस मेथड की बेस पे किया गया है। इसके अलावा हर ग्रुप के अंदर हाइफे की टाइप और बाकी के करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वेरी करते हैं। इस बेस के ऊपर इनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। ये टेबल आपने प्रिपेयर करना है। यहाँ पे अब देखते हैं कि फंजाई को क्लासीफाई किया गया है 4 डिफरेंट फाइलम्स के अंदर। पहला है जाइगोमाइकोटा, इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको जाइगोमाइसीट्स कहा जाता है। अगला है एस्कोमाइकोटा, इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको एस्कोमाइसीट्स और सैक फंजाई कहा जाता है। उसके बाद आता है बेसिडियोमाइकोटा, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनको बेसिडियोमाइसीट्स और क्लब फंजाई कहा जाता है। उसके बाद आते हैं ड्यूट्रोमाइकोटा, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनको ड्यूट्रोमाइसीट्स और इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। माइकोटा की जो एग्जाम्पल है वो है राइजोपस, जिसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। इसके बाद
पिलोबोलस इसकी एग्जाम्पल है, जिसको स्पिटिंग फंगस भी कहा जाता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जाइगोस्पोर्स के जरिए होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नॉन मोटाइल स्पोर्स फॉर्म इन स्पोरेंजिया। नॉन मोटाइल स्पोर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनका एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। इनके जो हाइफे होते हैं वो नॉन सेप्टेट होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हाइफे दो तरह के होते हैं, सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। जो सेप्टेट होते हैं उसके अंदर अलग-अलग पार्टीशन बनी होती है, हर पार्टीशन के अंदर अलग-अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो नॉन सेप्टेट हाइफे होते हैं उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट, कोई भी क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एक जगह पे सारे प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। एस्कोमाइकोटा के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो यीस्ट और मोरल्स हैं, टफल्स हैं, पाउडरी माइल्ड्यूस हैं, मोल्ड्स हैं। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स के ज़रिए से होती है और ये एस्कोस्पोर्स एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, उसको एस्की कहा जाता है। इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कनेडियोफोर्स के थ्रू होती है और ये इसके अंदर जो है वो कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं। कोनिडिया के ज़रिए से इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आ जाता है कि कोनिडियोफोर्स जो हैं वो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर कोनिडिया लगे होते हैं। वो कोनिडिया जो है वो कट जाते हैं और फिर उसके अंदर से जो स्ट्रक्चर होता है वो फर्दर न्यू मेंबर्स की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। इसके जो हाइफे होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, लेंथी होते हैं, डाइकैरियोटिक फेज उनकी लाइफ में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, डाइकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करने के बाद न्यूक्लियाई दो मेंबर्स के आपस में फ्यूज़ होके एक न्यूक्लियाई नहीं बनाते, बल्कि दोनों न्यूक्लियाई एट अ टाइम को एग्जिस्ट करते हैं सेम साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनके अंदर दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई एट अ टाइम को एग्जिस्ट करते हैं उनको डाइकैरियोटिक कहा जाता है। तो इनकी लाइफ साइकिल में डाइकैरियोटिक फेज जो है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं बेसिडियोमाइकोटा। इसके अंदर जो एग्जांपल्स आती हैं वो मशरूम्स हैं, रस्ट हैं, स्मट हैं, पफ बॉल्स हैं, ब्रैकेट फंजाई हैं। अब इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनके अंदर बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट हैं और बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो जिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट हैं उसको बेसिडिया कहा जाता है। इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा कॉमन इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो इतनी फाइंड आउट नहीं की जा सकी। हाइफे इसके सेप्टेट होते हैं, लेंथी होते हैं और इनमें भी डाइकैरियोटिक फेज जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्यूट्रोमाइकोटा। इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है एस्परजिलस पेनिसिलम अल्टरनेरिया और इसके अंदर ये वाहिद वो ग्रुप है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व ही अभी तक नहीं की गई। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होती है और इनके हाइफे जो हैं वो वेरी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिफरेंट तरह के हाइफे हो सकते हैं। नेक्स्ट अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एस्कोमाइकोटा। इस ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको एस्कोमाइसीड्स या फिर सैक फंजाई कहा जाता है। फंजाई का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो एस्कोमाइकोटा ही है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 60,000 स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। इसकी स्पीशीज़ में से ऑलमोस्ट 50% जो है वो लाइकन्स हैं और इसके अलावा मोरल्स और माइकोराइजल्स हैं। इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली टेरिस्ट्रियल होते हैं। टेरिस्ट्रियल का मतलब होता है कि वो लैंड पे रहते हैं, लैंड जैसे हमारी ज़मीन है उसके ऊपर रहते हैं। और कुछ इसके मेंबर जो होते हैं वो मैरीन और फ्रेश वाटर्स के अंदर भी रहते हैं। मतलब कि कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी हैं जो मैरीन और फ्रेश वाटर्स के अंदर रहते हैं और कुछ जो हैं वो लैंड पे रहते हैं जिनको टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इनके अंदर साइज़ की बहुत ज़्यादा वेराइटी है। इनके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्मॉल से स्मॉल भी होता है और लार्ज से लार्ज भी होता है। यूनिसेलुलर यीस्ट से लेकर इनके अंदर कप फंजाई और मोरल्स तक का साइज़ जो है वो वेरी करता है। इनके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। ये म्योसिस के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं और जिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसको एस्की कहा जाता है। म्योसिस के स्टेप के बाद इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। इसके बाद इनके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं हर एस्कस के अंदर। हर एस्कस के अंदर स्पोर्स का नंबर होगा 8। इस ग्रुप के अंदर जो एस्की होती है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है, एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है जिसको एस्कोकार्प्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल में मोरल्स आएगा।
इनके जो हाइफे होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, इनके अंदर डाइकैरियोटिक फेज प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से एस्कोकार्प्स बनते हैं, और एसेक्सुअली ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया, जो कि यहाँ वहाँ फैलते हैं, डिस्पर्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। जैसे जैसे विंड चलती है वैसे वैसे ये दूर दराज के इलाकों में डिस्पर्स होने लग जाते हैं। डिस्पर्स का मतलब होता है यहाँ वहाँ फैलना। तो जैसे जैसे स्पोर दूर दूर तक गिरते हैं वैसे वैसे जहाँ जहाँ इनको सूटेबल कंडीशन मिलती है वहाँ पर ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है कि हर एस्की के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स है। जैसे ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हर एस्की के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में आ जाता है यीस्ट को। देखें तो यीस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, और ये मोस्टली जो है वो जितने भी फंजाई के ग्रुप्स हैं ये सबसे इसका लिंक निकलता है, लेकिन ज़्यादातर ये एस्कोमाइसीड्स के अंडर आती है। एसेक्सुअली ये बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, बडिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी के ऊपर एक जो है वो बड बन जाता है। वो बड आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ में बड़ा होता जाता है, और फिर एक बड जो है वो आउट ग्रोथ सी बनती है बॉडी के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है और फिर अल्टीमेटली बॉडी से अलहदा हो जाता है। जैसे पीछे इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में दी गई है कि किस तरह से जो है वो बड जो है वो बनता है और फिर बॉडी से अलहदा हो जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनके अंदर एस्की और एस्कोस्पोर्स या फिर बेसिडियोस्पोर्स के जरिए से होती है। यहाँ पे मैं आपको इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। जैसे ये है एक पेरेंट सेल, ये एक पेरेंट सेल है। इस सेल के ऊपर जो है वो इस तरह करके एक छोटा सा बड बन जाता है। ये बर्ड फिर साइज में बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे ये बड़ा होगा फिर एक टाइम आएगा ये बॉडी से अलहदा हो जाएगा और एक अलग ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा। ये देखें, ये एक पेरेंट बॉडी है, पहले ये नॉर्मल थी, फिर इसके ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ बन गई, ये बर्ड होता है, और फिर ये बर्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है और बॉडी से अलहदा हो जाता है। यहाँ पर भी उन्होंने दिखाया है, ये पेरेंट सेल है, इसके ऊपर अचानक से एक बर्ड जो है वो बनने लग जाता है। पहले ये छोटा सा होता है, फिर बड़ा होता जाता है, और जैसे ये साइज में ग्रो करता है फिर बॉडी से अलहदा होके एक अलग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में आ जाता है। तो ये फिर इस तरह से बडिंग के थ्रू जो है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और सेक्सुअली अगर बात की जाए तो एस्कोस्पोर, अगर एस्की हो इनके अंदर तो एस्कोस्पोर्स के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं, अगर बेसिडिया हो तो बेसिडियोस्पोर्स के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज की फर्मेंटेशन के लिए भी यीस्ट यूज़ होती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन करती है और फर्मेंटेशन के रिजल्ट में एथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और अल्कोहल्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल पे उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर एक यीस्ट का नाम दिया गया है सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यीस्ट है जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो रखती है। तो इस तरह करके यीस्ट आपने इसकी एग्जांपल में करनी है। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे ड्यूट्रोमाइकोटा, जिसको ड्यूट्रोमाइसीड्स भी कहा जाता है और इसके मेंबर्स को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती ही नहीं है। ड्यूट्रोमाइकोटा के जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है मिलते जुलते होते हैं एस्कोमाइसीड्स से। इसके अलावा कुछ मेंबर जाइगोमाइकोटा के मेंबर से और कुछ जो हैं वो बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर से भी मिलते जुलते होते हैं। अगर कोई ऐसा मेंबर हो कि वो ड्यूट्रोमाइकोटा के अंडर हो और फिर कुछ वक्त के बाद उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर शो होने लग जाए तो इसका मतलब होता है कि वो ड्यूट्रोमाइकोटा का मेंबर है ही नहीं। फिर साइंटिस्ट उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं और उसको सही फाइलम के अंदर प्लेस करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा मेंबर जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो वो ड्यूट्रोमाइकोटा के अंडर आता ही नहीं है। और अब इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि डीएनए सीक्वेंसिंग के जरिए से बायोलॉजिस्ट जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि आइदर ये मेंबर ड्यूट्रोमाइकोटा के अंदर फिट होता है या नहीं। ड्यूट्रोमाइकोटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होती, लेकिन इनके अंदर एक और प्रोसेस होती है जिसको
पैरासेक्सुअलिटी कहा जाता है, जिसके ज़रिए से थोड़ा बहुत जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल हो पाती है, मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता है। पैरासेक्सुअलिटी ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो दो न्यूक्लियाई एट अ टाइम को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं हाइफे के अंदर, उनका क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो आपस में एक्सचेंज होता है। ये कोई प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती, इम्प्रॉपर होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फेज जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो प्लाज्मोगेमी होती है, कैरियोगेमी होती है, विद सीक्वेंस होती है, विद प्रॉपर टाइम होती है। इसके अंदर ना कोई चीज़ प्रॉपर सीक्वेंस से होती है, ना कोई प्रॉपर टाइम से होती है। इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इसको पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जेनरा जो हैं वो ड्यूट्रोमाइसीड्स के अंदर आते हैं, जिनकी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें आता है पेनिसिलियम, जिनको ब्लू और ग्रीन मोल्स कहा जाता है। एस्परजिलस आता है, जिनको ब्राउन मोल्स कहा जाता है। अल्टरनेरिया आता है। फ्यूसेरियम आता है। हेलमिंथोस्पोरियम आता है। ये सारे ऐसे जेनरा हैं जिनकी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वैल्यू है। पेनिसिलियम स्पीशीज़ जो होती हैं, जो कि ब्लू ग्रीन मोल्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में वाइडली स्प्रेड होती हैं। ये सेप्रोट्रॉफिक जो हैं सेप्रोट्रॉफिक स्पीशीज़ होती हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करती हैं, जैसे डिकेइंग फ्रूट्स वगैरह, ब्रेड वगैरह जो ख़राब हो गए होते हैं उनके ऊपर ये ग्रो करने लग जाती हैं, उनके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करती हैं और फिर उनके अंदर से न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं। इनके जो हाइफे होते हैं वो सेप्टेट होते हैं। पेनिसिलियम जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ नेकेड स्पोर्स। नेकेड का मतलब होता है जिसके आसपास कोई कवरिंग ना हो, तो इसके स्पोर्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं और इनको कोनिडिया कहा जाता है। कोनिडिया जो हैं वो चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं स्पेशल हाइफल स्ट्रक्चर पे, जिनको कोनिडियोफोर्स कहा जाता है। कोनिडियोफोर्स नीचे प्रेजेंट होते हैं और कोनिडियोफोर्स के ऊपर चेन की फॉर्म में कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं और ये ब्रांच्ड होते हैं। ये जो इसकी ग्रुपिंग में ब्रश लाइक अरेंजमेंट होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पेनिसिलियम के मेंबर्स का, कि उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर ब्रश लाइक अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है, उनके कोनिडियोफोर्स के ऊपर ब्रांच स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको कोनिडिया कहा जाता है। ये जो कोनिडिया होते हैं, जितनी भी माइसीलियल की कॉलोनी होती है उसको ये कलर देते हैं, कलर फॉर्मेशन उनकी करते हैं और ये सर्कुलर होते हैं और ये बहुत इजीली जो है वो एनवायरनमेंट में डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे ही एयर होती है, जैसे ही तेज़ हवा चलती है, तो ये कोनिडिया जो हैं इनके अंदर से स्पोर्स जो है वो निकल के ये कोनिडिया जो होते हैं ये इजीली डिस्पर्स करते हैं एनवायरनमेंट में और फिर इनसे न्यू स्ट्रक्चर जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से पेनिसिलियम जो है वो एक ऑरेंज के ऊपर लगी हुई है। ये इस तरह से लगती है और पूरे फ्रूट को ख़राब कर देती है और आसपास के भी सारे फ्रूट्स को ये इसी तरह से ख़राब कर देती है। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई गई है। ये देखिए यहाँ पर सेप्टेट ब्रांचिंग माइसीलियम दिखाया गया है। ये सेप्टेट इस वजह से है, ये देखिए जगह जगह पर क्रॉस वॉल है, ये क्रॉस वॉल्स हैं, एक जगह पर फिर आगे फिर आगे जगह जगह पे क्रॉस वॉल्स हैं। तो ये सेप्टेट हाइफे है, ये ब्रांचिंग माइसीलियम की जो है वो सेप्टेट है क्योंकि जगह जगह पे क्रॉस वॉल्स हैं। और यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है इसको कोनिडियोफोर कहा जाता है और कोनिडियोफोर के ऊपर जो है वो कोनिडिया चेन्स की फॉर्म में, ये जो ब्लू कलर के हैं ये चेन्स की फॉर्म में कोनिडिया दिखाए गए हैं। ये कोनिडिया जो होते हैं ये कोनिडियोफोर के ऊपर से यहाँ से उतर जाते हैं और फिर ये जहाँ कहीं पर हवा की वजह से जब ये इसके ऊपर से यहाँ से ये ब्लू कलर के उतर जाएंगे, नीचे वाला स्ट्रक्चर नीचे ही रह जाएगा। ये ब्लू वाले हवा की मदद से यहाँ वहाँ उड़ जाएंगे और जहाँ कहीं पे इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी वहाँ पर ये ग्रो करने लग जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक फैलते जाते हैं एयर की वजह से। फंजाई की अगर इम्पोर्टेंस देखी जाए तो इकोलॉजिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनका एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स हैं। ये किसी भी जो भी फालतू मटेरियल होता है उसकी डीकम्पोजिशन करके उसके अंदर से जो यूज़फुल मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ को खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ को सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं, कुछ को एनवायरनमेंट में रिटर्न कर देते हैं। इस तरह से डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो गंद वगैरह पड़ना होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह फैल के डिजीज़ होनी होती हैं वो भी नहीं होती, डेड बॉडी भी ख़त्म हो जाती है, यूज़फुल मटेरियल भी एनवायरनमेंट के अंदर रिसाइकल हो जाता है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही पॉजिटिव रोल जो है वो क्रिएट करते हैं।
बाकी कुछ बैक्टीरिया भी इनके, जैसे कि बैक्टीरिया का भी इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो बैक्टीरिया के साथ साथ फंजाई भी उनकी हेल्प आउट करते हैं। तो बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो फंजाई की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में बैक हो जाते हैं। अगर फंजाई प्रेजेंट ना हो तो जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल या जो सारे केमिकल्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह डेड एनिमल्स और प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, वो उनकी बॉडी के साथ ही ख़त्म हो जाएं और फिर हमारे इन्वायरमेंट में रिसाइकलिंग ना हो, वो सारे न्यूट्रिएंट टाइम के साथ ख़त्म हो जाएं और एट दी एंड जो है वो लाइफ ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा फंजाई जो हैं वो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती हैं प्लांट्स की, वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के साथ, और ऑलमोस्ट 95% वेस्कुलर प्लांट्स ऐसे हैं जिनके साथ फंजाई जो है वो एसोसिएशन बनाती है और उनकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। और अगर ये एसोसिएशन फंजाई उनके साथ ना बनाए तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है, उनका रेट जो है इतना इंक्रीज जो आजकल दुनिया में है वो इतना ना हो, और उनकी जो मेंटेनेंस इतने अच्छे से हो रही है वो भी ना हो। तो इस तरह से फंजाई का हमारी इन्वायरमेंट पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बाकी का लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इसमें जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई वो इंशाल्लाह हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।